हेलो दोस्तों, मैं नरेंद्र पूनिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एक पहल जिसमें आपका सहयोग और सुझाव अति आवश्यक है। आज हम चर्चा करेंगे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ये टॉपिक पॉलिटिकल साइंस के हर विद्यार्थी के लिए अति महत्वपूर्ण है और आज के समय पे भी ये क्या है, इनके विचार क्या हैं, प्रासंगिक हैं। इसलिए हर एग्जाम की दृष्टि से क्या है, ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं इतना भरोसा दिलाता हूँ आपको कि आज का ये टॉपिक पूरा करने के बाद आपका क्वेश्चन शायद भीमराव अम्बेडकर से संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन होगा, जो बाबा साहिब से संबंधित कोई भी क्वेश्चन होगा, वो आपका गलत नहीं होगा। तो टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर B.R. का मतलब है भीमराव रामजी, यानी कि भीमराव रामजी अम्बेडकर। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मऊ छावनी में हुआ था। क्योंकि इनके जो फादर थे वो ब्रिटिश आर्मी या इंडियन आर्मी के क्या थे, उस टाइम पे सदस्य थे। देखो ऐसा था 1891 में, आप समझ सकते हो कि शासन किसका है, ब्रिटिश का है। लेकिन जो भारतीय जो लोग होते थे उनकी सेना को उस टाइम पे भी क्या बोलते थे, इंडियन आर्मी ही बोलते थे। इस तरीके से आप समझ सकते हो। इनके फादर किससे संबंधित हैं, इंडियन आर्मी से संबंधित हैं। इसीलिए इनका जन्म कहाँ पे होता है, छावनी, जिसको सैनिक छावनी बोलते हैं, उसमें होता है। इनकी डेथ 6 दिसंबर 1956 को न्यू दिल्ली में होती है। अभी सबसे पहले हम भीमराव अम्बेडकर से संबंधित उनके जीवन काल को पूरे को क्या करेंगे, एक लाइन में सामान्य पहलू में पढ़ेंगे। उसके बाद में उनके सामाजिक, राजनीतिक, जाति से संबंधित, मनुष्य से संबंधित या उनकी जो बुकें हैं उनसे संबंधित विचारों को जानेंगे। तो टॉपिक को शुरू करते हैं। सामान्य पहलू। इनका जन्म मैं आपको बता चुका हूं, मऊ छावनी में हुआ था। इनका जन्म महार जाति में हुआ। महार जाति में होने के कारण इनको हमेशा अछूत और अस्पृश्यता का क्या दंश झेलना पड़ा। यानी अस्पृश्यता से संबंधित इनके साथ हमेशा क्या हुआ, भेदभाव हुआ। और उसी से इनके जो विचार हैं हमेशा क्या हुआ, दलितों को, छुआछूत और अस्पृश्यता को खत्म करने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन क्या कर दिया, उसी विचार पे क्या किया है, त्याग किया है। आप ये समझ सकते हैं। उसके बाद में इन्होंने जो प्रारंभिक शिक्षा है वो यानी कि बड़ौदा महाराज की सहायता से पूरी की। बड़ौदा के अंदर जो उस टाइम पे जो डायनेस्टी थी, जो राज कर रही थी, जो राजवंश था, वो था गायकवाड़। यानी कि जो रियासत के जो राजा होते थे वो गायकवाड़ राजा थे। और इन्हीं की सहायता से इन्होंने क्या किया, बम्बई के अंदर अपनी जो मिडिल क्लास की जो शिक्षा वो बम्बई में प्राप्त की। और उसके बाद में हाई शिक्षा के लिए कहाँ पे गए, USA में गए, ब्रिटेन में गए और ब्रिलिन यानी कि जर्मनी में गए। यानी कि आप सोच सकते हैं कि ये बड़ौदा के जो महाराज थे उनसे छात्रवृत्ति प्राप्त करके ये कहाँ पे गए, USA में गए। USA में शिक्षा प्राप्त करके वापस आए। उसके बाद में वापस क्यों आए, क्योंकि इनके साथ में क्या था, 2 इयर्स का क्या था, एग्रीमेंट था। यानी कि आपको शिक्षा प्राप्त करने के बाद में गायकवाड़ की जो सेना है उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, आपको सर्विस देनी पड़ेगी या पब्लिक सर्विस देनी पड़ेगी। उसी के लिए वापस आते हैं और गायकवाड़ की सेना में क्या करते हैं, सर्विस देना प्रारंभ करते हैं। लेकिन इनको आप सोच सकते हैं कि इनको वहाँ पे रूम की सुविधा भी नहीं दी जाती है। क्यों, क्योंकि इनकी जो दलित जाति में जो जन्म हुआ है उसके कारण उनको किराए पे कमरा लेने में भी क्या आती है, काफ़ी बाधाएं आती हैं। और वो क्या होते हैं, काफ़ी परेशान होते हैं। यानी कि ये अभी जैसे जैसे टॉपिक विकसित होगा तो आप समझ पाएंगे कि उस टाइम पे समाज के अंदर कितना भेदभाव है। यानी आप सोच के भी क्या हो जाएंगे, एक तरह से आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद में यानी कि 1907 के आसपास ये क्या है, फॉरेन शिक्षा के लिए निकलते हैं। 1913 तक क्या होते हैं, ये अपने जो बाहर की शिक्षा USA,
कोलंबिया यूनिवर्सिटी और एक इंग्लैंड के अंदर यानी कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर भी इन्होंने क्या किया था, पीएचडी किया था। तो आप ये समझ सकते हैं इन्होंने जो बाहरी पश्चिमी शिक्षा की, और पश्चिम के अंदर इनके साथ क्या होता था, भेदभाव नहीं होता था। और कई फोटो और कई टाइप के जो स्कूलों के अंदर जो सम्मेलन होते हैं या क्या बोलते हैं, जो शिक्षा से संबंधित कुछ संगठन होते हैं, उसमें क्या होता है, इनको बराबर का क्या होता है, समानता, स्वतंत्रता। जो आधुनिक लोकतंत्र के या आधुनिक जो सिस्टम है, जो संस्थाएं, उनके अंदर जो व्यवस्था है वो उनको वहाँ पे मिली है। आप ये सोच सकते हैं। इसके बाद में ये दलितों के यानी कि अपना जीवन पूरा दलितों के सुधार में क्या करते हैं, व्यतीत करते हैं। सबसे पहले 1923 में एक बड़ा कदम उठाते हैं, जिसमें क्या है, एक न्यूज़पेपर बहिष्कृत भारत। ये न्यूज़पेपर कब आता है इनका, 1923 में आता है। 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा। ये आपको याद रखना है, क्यों, बहिष्कृत हितकारिणी सभा। यानी आप समझ सकते हैं, ये है ना, कई बार क्या होता है, बड़े जो एग्जाम होते हैं यूजीसी नेट वगैरह में, मैच द फॉलोइंग में आ जाता है कि बाबा साहेब से संबंधित जो उनकी या संस्थाएं या न्यूज़पेपर, उनको मैच यानी कि क्या कर दो, मैच द फॉलोइंग में, यानी मैच कर दो। या कई बार क्या होता है, इनकी डेट आती है और उसके साथ क्या होता है, मैच करना आता है। तो आप इनका क्या करेंगे, दोनों का ध्यान रखेंगे। उसके बाद में क्या होता है, 1929 के अंदर एक बड़ी चीज, महद सत्याग्रह, महद तालाब सत्याग्रह। महद तालाब सत्याग्रह क्या है, ये आगे जैसे टॉपिक आएगा तो हम टॉपिक विकसित होगा तो हम क्या है इसको समझेंगे। 1930 में एक बड़ा इवेंट होता है, जिसमें क्या है, काला मंदिर प्रवेश, काला मंदिर प्रवेश। उसके बाद में 3 गोलमेज सम्मेलन, 1930, 31, 32 के अंदर क्या होते हैं, 3 गोलमेज सम्मेलन कहाँ पे होते हैं, लंदन में। जिसमें बीच वाले में क्या होता है, महात्मा गांधी भी शामिल होते हैं। और यानी कि ये हर गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर क्या होते हैं, शामिल होते हैं। और अपने जो दलितों से संबंधित या अपना जो भीमराव अंबेडकर एक मामूली चीज नहीं है, आप ये मान सकते हो। इनका जो बौद्धिक लेवल है, इनका जो शिक्षा का लेवल है, इनका जो ज्ञान का लेवल है, वो बहुत ही ज़्यादा है। यानी कि बहुत उच्च लेवल के व्यक्ति हैं। और आगे जैसे अभी टॉपिक आएगा तो मैं आपको बताता हूँ क्या इनकी विशेषताएं हैं। अभी क्या ये गोलमेज सम्मेलनों में इन्होंने तीनों में भाग लिया। उसके बाद पूना पैक्ट आप 1934 में। उसके बाद में एक इन्होंने दल बनाया था। ये आपको मेन मैं आपको आउटलाइन दे रहा हूँ एक बार, उसके बाद टॉपिक में आप इनको एक डिटेल में भी समझेंगे। उसके बाद में ये क्या करते हैं, स्वतंत्र मजदूर दल, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, यानी कि इनकी स्थापना 1936 में करते हैं। ये एग्जाम में कई बार डायरेक्ट पूछा जाता है, 1936 में। और इसके जो वो होते हैं ऑब्जेक्टिव में, जो क्या बोलते हैं ऑप्शन होते हैं, वो बहुत क्लोज होते हैं। तो आपको बिल्कुल करेक्ट याद रखना, 1936 में इन्होंने क्या किया, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। उसके बाद में 1942 में एक जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, उसका क्या किया, इन्होंने खिलाफत किया। उसके बाद में भारत के संविधान में इनका क्या बड़ा रोल है, भारतीय संविधान में क्या इनका बड़ा रोल है। प्रारूप समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे। उसके बाद में ये क्या बनते हैं, भारत के लॉ मिनिस्टर बनते हैं। पहले कानून मंत्री भी क्या करते हैं, यही बनते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, ये बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित तो ये पहले ही हो जाते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म को यानी कि आप मान सकते हो 14 अक्टूबर 1956 को 5 लाख व्यक्तियों के साथ क्या है, बौद्ध धर्म को क्या कर लेते हैं, ये ग्रहण कर लेते हैं। और यहाँ पे ये जो कानून मंत्री का पद है, ये क्यों छोड़ते हैं, हिंदू कोड बिल। यानी आप ये समझ सकते हैं, आर्टिकल 44 वाला जो मामला है ना, यूनिवर्सल सिविल कोड, यानी कि एक समान नागरिक संहिता।
वाले मुद्दे के ऊपर ये क्या करते हैं, अपना पद छोड़ देते हैं, या नेहरू जी से इनके क्या हो जाते हैं, विचारों में मतभेद होता है, तो उससे क्या होता है, ये जो पद छोड़ के क्या करते हैं, पार्टी से बाहर निकल जाते हैं, और उसके बाद में क्या है, ये स्वतंत्र रूप से अपना दूसरे धर्म के अंदर, ये जो बुद्ध धर्म के अपनाने की जो डेट आपको मैं बता रहा हूँ, पूछी जा सकती है डायरेक्ट। यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहिब ने 14 अक्टूबर 1956 को 5 लाख व्यक्तियों के साथ क्या है, बौद्ध धर्म अपनाया, और 6 दिसंबर को क्या हो जाती है, इनकी डेथ हो जाती है। अभी हमने एक देखा है इनका मोटा मोटा, इनकी जो जीवन का है ना, बहुत ही डिटेल में बड़े बड़े पॉइंटों को क्या करा हमने पकड़ा है। अभी हम क्या करेंगे, इसके राजनीतिक, सामाजिक, जाति से संबंधित इन विचारों को क्या करेंगे, समझेंगे। तो शुरू करते हैं आगे के पॉइंटों को। नंबर 2 है इनका प्रेरणा। इनको प्रेरणा कहां कहां से मिली, तो प्रेरणा में आपको 3 चीज याद रखनी है। 1 नंबर पे आप रखो बुद्ध को, समय काल से रखते हैं। नंबर 1 पे भगवान बुद्ध, नंबर 2 पे कबीर, नंबर 3 पे ज्योतिबा। ये मैंने इनका वो उसके क्रोनोलॉजी के हिसाब से लगा दिया। यानी कि बुद्ध सबसे पहले थे, 500 ईसा पूर्व का जो समय काल है उसके अंदर थे बुद्ध। कबीर जी भक्ति आंदोलन वाले, और ज्योतिबा फुले या महात्मा ज्योतिबा फुले, ये क्या है 1900 यानी 1870 के आसपास इनका क्या था, समाज सुधार में क्या था, बड़ा रोल था। इन तीनों से क्या किया इन्होंने, प्रेरणा हासिल की, और अपने विचारों इनसे क्या किया, अपने विचार हासिल किए। और ये समझ सकते हो कि ये इनके एक तरह से क्या है, पूरे विचारों के प्रेरणा स्रोत है। उसके बाद में इन्होंने यूएसए के अंदर भी कुछ प्रेरणाएं मिली इनको, या संघर्ष करने की जो क्षमता है वो कहाँ से मिलती है, आदमी को कहीं से कहीं तो मिलता है ना। तो यूएसए में एक संविधान संशोधन होता है 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी कि 14वां संविधान संशोधन। किसका, भारत का नहीं, यूएसए के संविधान में 14वां संविधान संशोधन जो होता है उसमें क्या होता है, निग्रो जाति के साथ जो भेदभाव होता है उसको क्या किया जाता है, समाप्त किया जाता है। उस चीज से भी ये क्या होते हैं, बड़े प्रभावित होते हैं। उसके बाद बीटी बुकर टी वाशिंगटन ने जो दलितों के या जो निम्न जाति जो जिनका शोषण हो रहा था यूएसए के अंदर, उन्होंने क्या किया, इन्होंने जो कार्य किया था उसको ये क्या मानते हैं, एक तरह से आदर्श मान के क्या करते हैं, भीमराव अम्बेडकर उसको अपने जीवन में क्या किया, इन्होंने यूज किया। इस प्रकार से आप समझ सकते। कई बार ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन आएगा तो आपसे पूछा जा सकता है कि यूएसए के कौन से आर्टिकल के तहत निग्रो जाति, क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो, आपकी आंखें हमेशा क्या रहनी चाहिए, संविधान संशोधन ये वो नाम से क्या होना चाहिए, हमेशा आंखें खुली रहनी चाहिए। चलो टॉपिक को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद में भाषा, यानी कि अभी हम धीरे धीरे इनके विचारों की तरफ बढ़ रहे हैं। भाषा से संबंधित इनके विचार क्या है, देखो सबसे पहले तो ये क्या करते हैं, एक राष्ट्र एक भाषा, हिंदी को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। हिंदी को केंद्र मानना चाहते हैं, और साइड की जो भाषाएं हैं उनको ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि कुछ समय जब तक भारत के अंदर हिंदी भाषा यानी कि अपने स्तर तक या अपने लेवल तक क्या हो, विकसित ना हो, तब तक हम क्या कर सकते हैं, इंग्लिश का यूज कर सकते हैं। इनका जो भाषा से संबंधित जो विचार है वो ये है कि जब तक हमारी हिंदी भाषा का विकास देश के हर कोने में ना हो जाए, तब तक हम क्या कर सकते हैं, इंग्लिश का विकास, इंग्लिश से काम चला सकते हैं। लेकिन हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए, हमारा जो एम होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, हिंदी को पूरे देश की भाषा बनाना, जिससे राष्ट्र क्या हो, राष्ट्र की एकता क्या हो, मजबूत हो। इस टाइप से क्या है इनके विचार है। आपको मैं बिल्कुल कॉन्साइज करके यानी कि छोटे से छोटा करके ये समझा रहा हूँ। अगर इतना आपको पता है, यानी कि हिंदी को प्रमोट करते हैं कुछ समय के लिए, इंग्लिश को, और बाकी जो क्षेत्रीय धीरे धीरे क्या होगा, देश के अंदर हिंदी का विकास करना। इस टाइप के क्या इनके विचार है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे, जैसे कि उनके जनतंत्र से संबंधित विचार। जनतंत्र से संबंधित विचार, तो जनतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी ये क्या है, संसदीय डेमोक्रेसी।
संसदीय डेमोक्रेसी के क्या है, फेवर करते हैं। लेकिन जो ये अध्यक्षीय जो प्रणाली है उसकी भी क्या करते हैं, खिलाफत नहीं करते हैं। और उसकी जो यानी कि आप ऐसे समझो कि ये डेमोक्रेसी, संसदीय डेमोक्रेसी को क्या करते हैं, ये फेवर करते हैं। और संसदीय डेमोक्रेसी में क्या समझते हैं कि संसदीय डेमोक्रेसी में क्या होता है, शासन टाइम टू टाइम क्या होता है, बदली होता रहता है। और एक नेता क्या होता है, सर्वोच्च नहीं होता है। यानी कि जो शक्ति होती है वो किसकी तरफ, जनता की तरफ झुकी हुई होती है संसदीय लोकतंत्र में या जनतंत्र में। यानी कि इनका आपको ये पकड़ के रखना है कि ये जो आधुनिक डेमोक्रेसी है जिसमें समानता, स्वतंत्रता, संप्रभुता, इस टाइप के, यानी कि आप ये समझो कि भारत के जो राजनीतिक चिंतक है जो बाहर से पढ़ के आए हैं उनके अंदर क्या, सबसे पहले तो भारत की जो दुर्दशा थी वो बाहर जाते थे तो विचार किसके, उस टाइम पे जो ये अंग्रेजों के खिलाफ, जो इंग्लिश लोग थे या अंग्रेज थे जो हमारे को गुलाम बना के रखा था। क्यों बना के रखा है, तो हमारे जो व्यक्ति बाहर जाते थे या बाहरी शिक्षा पाते थे या पश्चिमी शिक्षा पाते थे, उनके विचार हमेशा किसमें, डेमोक्रेसी पे आते हैं। क्योंकि वो डेमोक्रेसी को क्या कर रहे थे, उस समय पे यूज कर रहे थे। उन्होंने वो परिदृश्य देखा है, अपनी शिक्षा के अंदर ही इन्होंने क्या किया है, उसको महसूस किया। इसलिए क्या करते हैं, हमेशा वो डेमोक्रेसी को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और ये समझो कि भारत का जो संविधान है ना, भारत के संविधान का मुख्य निर्माता या जन्मदाता किसको बोला जाता है, इन्हीं को बोला जाता है। यानी कि आपको कुछ नहीं समझ में आता है भीमराव अंबेडकर के बारे में, अगर आप संविधान के बारे में जानते हो तो आप समझ लो कि जो संविधान में विचार है वो भीमराव अंबेडकर से क्या है, 99% क्या है, मैचिंग है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। राज्य के बारे में क्या विचार है, देखो हर जो राजनीतिक चिंतक है उसके राज्य कोई मानता है साध्य, कोई मानता है साधन। ये क्या मानते, राज्य को साधन मानते किसका, सेवा का। यानी कि आम जनता की सेवा करना, यानी कि एक ऐसा राज्य, एक ऐसा साधन जो आम जनता की क्या करेगा, सेवा करेगा। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, इसको समझ सकते हो। उसके बाद में राज्य से ही संबंधित और बताता हूं, राज्य का जो है ना सेवा करेगा कैसे। आप सीधा सीधा आपका दिमाग ले जाओ प्रस्तावना पे, प्रस्तावना, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जिसको बोलते हैं, या उद्देश्य प्रस्ताव, ये सब नाम एक ही चीज के हैं। यानी कि जिस दिन जवाहरलाल नेहरू ने रखा था उस दिन वो उद्देश्य प्रस्ताव था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था। उसके बाद जैसे ही भारत का संविधान तैयार हो गया तो ये क्या हो गया, धीरे धीरे क्या बन जाती है, भारत के संविधान के मुख्य पृष्ठ का जब पन्ना बन जाता है तो क्या बन जाती है, वो प्रस्तावना बन जाती है। प्रस्तावना कैसी है, देखो भारत की जो प्रस्तावना है उसमें क्या लिखा हुआ है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, ये हो गया। ये तो हमारे को क्या है। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन आती है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो राज्य का काम क्या है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक। यानी मेरा जो एम है वो ये समझाने का है यहाँ पे कि राज्य को किस प्रकार से क्या मानते हैं भाई, सेवा करेगा, कैसे करेगा, किस सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय करेगा। उसके बाद में क्या करेगा, नेक्स्ट विचार, व्यक्ति और धर्म उपासना। यानी कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म उपासना कि क्या देगा, राज्य क्या देगा, स्वतंत्रता देगा। यानी कि मैं ये बता रहा हूं पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी को प्रस्तावना तो याद है, भारत के संविधान की प्रस्तावना याद है, तो आपको इसके विचार समझने में, यानी बाबा साहेब के विचार समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या बोलता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म उपासना की क्या होगी, स्वतंत्रता। उसके बाद में क्या बोलेगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है प्रस्तावना के अंदर, यही आता है कि अवसर और प्रतिष्ठा की क्या होगी, समानता। अवसर और प्रतिष्ठा की समानता। यानी कि ये जो 3 लाइन है, वो पहली लाइन आप छोड़ दो कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, इसको अगर छोड़ के ये तीनों लाइनों को अगर आप इसके राज्य से संबंधित विचारों में अगर आपको वस्तुनिष्ठ, ये ऑब्जेक्टिव टाइप या सब्जेक्टिव टाइप अगर आपका एग्जाम होगा तो ये क्या होंगे,
जैसे कि RS मेंस, UPSC मेंस, इस टाइप के जो एग्ज़ाम हैं उसके अंदर आपको क्या होंगे, ये चीज़ें क्या होंगी, बहुत ही काम की हैं। तो यानी कि मैं आपको सजेशन देता हूं कि आपको भारत के संविधान की प्रस्तावना, भारत के संविधान के मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, DPSP, ये चीज़ें तो आपके अंगुलियों के ऊपर क्या होनी चाहिए, हमेशा होनी चाहिए, यानी कि नाचनी चाहिए। इस तरीके से समझ सकते हो। नेक्स्ट, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। शक्ति पृथक्करण। शक्ति पृथक्करण यानी कि राज्य है जो, उसका जो काम करने का तरीका कैसे होगा, यानी कि शक्तियां क्या होनी चाहिए, पृथक पृथक होनी चाहिए। जैसे कि जैसे कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। ये थोड़ा मैंने सीक्वेंस तोड़ दिया, ये लास्ट में आता, कोई बात नहीं। व्यवस्थापिका, जो कार्यपालिका का काम सबको पता है, पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी है। कार्यपालिका क्या करती है, नियमों का निर्माण, नियमों का यानी कि व्यवस्था, क्या व्यवस्थापिका क्या करती है, रूल बनाती है, ये लागू करती है, और ये क्या करती है, इनकी सत्यता की या इनकी वैधानिकता की क्या करती है, जांच करती है। इस तरीके से समझ सकते हो। तो इनकी शक्तियों का आपस में क्या होना चाहिए, पृथक्करण होना चाहिए। यानी कि भीमराव अम्बेडकर साहब क्या बताना चाहते हैं, जो मोंटेस्क्यू और लॉक वाला, लॉक और मोंटेस्क्यू कौन है, जिन्होंने लिखा है सप्रेशन ऑफ पावर, सप्रेशन ऑफ पावर वाला जो है ना मोंटेस्क्यू, वही इन्हीं के विचारों से क्या है, यहाँ पे भीमराव अम्बेडकर साहब क्या है, प्रभावित है। अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अधिकार संबंधी विचार जानते हैं। अधिकार यानी कि भीमराव अम्बेडकर साहब के जो अधिकार संबंधी विचार हैं वो आर्टिकल, आप किस पे जाओ, आर्टिकल 32 पे चले जाओ। यानी कि अधिकारों का, कानून का संरक्षण तो होना ही चाहिए। सबसे पहले क्या बोलते हैं, अगर संविधान या कानून का संरक्षण नहीं है, संविधान या कानून का संरक्षण नहीं है तो वो अधिकार नहीं है। लेकिन उसके साथ देखो क्या बोलते हैं, कानून तो है ही है, उसके साथ में सामाजिक और नैतिक रूप से भी क्या मिलना चाहिए, अधिकार को सपोर्ट मिलना चाहिए। यहां पे भी नहीं रुकते हैं। यानी आर्टिकल 32 क्या बोलता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको भारतीय संविधान की क्या बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं भीमराव अम्बेडकर साहब। तो इस तरीके से अधिकार से संबंधित ऐसे समझें कि आर्टिकल 32 तो उन्हीं को क्या, उन्होंने सीधा ही बोला भारतीय संविधान की क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, संविधान की आत्मा है। अगर ये नहीं है तो फिर संविधान नहीं है, ये मानो। उसके बाद में कानून, यानी अधिकार कानून से बंधे हुए होने चाहिए, कानून का उनके ऊपर क्या होना चाहिए, फोर्स होना चाहिए, सामाजिक और नैतिक सपोर्ट भी होना चाहिए। और साथ में एक चीज और बोलते हैं, यानी कि अगर ये मानो कि व्यवहारिक या जो समुदाय है, अगर समुदाय सपोर्ट नहीं करता है तो वो अधिकार कोई काम के नहीं है। यानी कि व्यक्ति सामाजिक राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता है या आर्थिक अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता है जब तक क्या हो, समुदाय की सपोर्ट ना हो। यानी समुदाय की सपोर्ट भी क्या है, अधिकारों में आवश्यक है। तो शायद आप अधिकारों के बारे में समझ चुके हो। अगर फिर भी आपको बात नहीं बनती है, समझ नहीं आता है, तो भारत के संविधान का आर्टिकल 32 और DPSP का जो कंपोजिशन है वो यहाँ पे क्या है, दोनों का अधिकारों से संबंधित है। यानी कि सामाजिक, नैतिक और समुदाय का क्या होना चाहिए, साथ में सपोर्ट होना चाहिए। इस टाइप के क्या है इनके विचार है। नेक्स्ट, धर्म और राज्य, सीधा सीधा भारत के संविधान से ही है, धर्म और राज्य। यानी धर्म और राज्य क्या होने चाहिए, दोनों अलग अलग होना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष। भारत के संविधान में पहली ही जो प्रस्तावना की पहली लाइन है में उसी में लिखा हुआ है धर्मनिरपेक्ष, यानी कि राज्य क्या होना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। उसको धर्म के कार्यों में क्या होना चाहिए, हाथ नहीं डालना चाहिए। लेकिन धर्म से संबंधित ऐसा नहीं है कि वो नास्तिक नहीं है, यानी भगत सिंह, कार्ल मार्क्स वाले भी नहीं है वो। आप ये समझो कि वो क्या बोलते हैं, धर्म को अंतःकरण की वस्तु मानते हैं। और जो धार्मिक शिक्षा है, धार्मिक शिक्षा जो है उसका दायित्व किसको देते हैं, माँ बाप को देते हैं। ये पॉइंट याद रखना, क्योंकि आपसे डायरेक्ट दायित्व किसको देते हैं, माता पिता को या गार्जियन को। यानी कि धार्मिक शिक्षा का दायित्व माता पिता का है और धर्म क्या है, अंतःकरण की वस्तु है।
यानी कि ये समझो कि एक कार्ल मार्क्स की तरह क्या होता है, धर्म को अफीम नहीं मानते, धर्म क्या है, अंतःकरण की चीज है, और धर्म भी क्या है, एक आवश्यक चीज है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। और धार्मिक शिक्षा देना राज्य का काम नहीं, किसका काम है, हर माता पिता का क्या है, धार्मिक शिक्षा देना कर्तव्य है। इस टाइप से समझ सकते हैं। नेक्स्ट, और धर्मनिरपेक्ष राज्य आप भारत के संविधान से ही। अभी हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग सेंटर। स्ट्रॉन्ग सेंटर, स्ट्रॉन्ग सेंटर कैसे, यानी कि भीमराव अंबेडकर देश की एकता और अखंडता के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए क्या करते हैं, सेंटर को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और राज्यों को भी स्वायत्ता देते हैं। यानी कि ये राज्य लगे हुए हैं, ये मानो कि आप ये सब क्या है, राज्य हैं, राज्यों को भी क्या करते हैं, स्वायत्ता देते हैं, लेकिन उतनी ही स्वायत्ता देते हैं जिसे सेंटर की जो मजबूती हो, सेंटर का जो सेंट्रलाइजेशन जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, सबसे मजबूत होनी चाहिए, जिससे देश क्या हो, एकता और अखंडता बनी रहे। ये उस समय पे जब भारत आज़ाद हुआ तो ये पॉइंट बहुत ही प्रासंगिक था, क्योंकि भारत के अंदर जो कितनी रियासतें, 547 रियासतें, राजस्थान के अंदर ही 19, 3, 1, इतना डिवाइडेशन होने के बावजूद देश के अंदर अगर सेंटर मजबूत नहीं होगा तो किस प्रकार से देश बनेगा। यानी कि एक व्यवहारिक क्या है, इनका अनुभव है। आप इस तरीके से समझ सकते हो। नेक्स्ट, सामाजिक विचार, यानी कि सामाजिक विचार नाम आते ही आपको ये लगना चाहिए, देखो भीमराव अंबेडकर है, सामाजिक रूप से उन्होंने क्या सहा है, बहुत कुछ सहा है। यानी कि उन्होंने इतना अत्याचार, इतनी असमानताएं, इतने भेदभाव, इतनी अस्पृश्यता सही है अपने जीवन में। देखो, एक पीएचडी का छात्र यूएसए के अंदर पढ़ने के बावजूद, जबकि यहाँ पे अपनी हालात इतनी डाउन थी, यानी कि पढ़े लिखे 5वीं 6ठी क्लास तक के पढ़े लिखे आदमी कई गाँव में एक मिलता था। उस समय पे जो आदमी पीएचडी करके आया और डबल पीएचडी करके आया, उसके साथ में इतना भेदभाव। यानी कि हमारा समाज आप देख सकते हो कितना गिरा हुआ उस समय पे था। और बाकी जैसे जैसे टॉपिक विकसित होगा तो आपको समझ में आएगा कि समाज में कितने भेदभाव थे। नेक्स्ट, वर्ण, जो वर्ण व्यवस्था है उससे एक कथन सुने पहले। यानी कि भीमराव अंबेडकर बोलते हैं कि हिंदू धर्म के अंदर मैं पैदा हुआ, इस पे मेरा जोर नहीं था, लेकिन मैं हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा, इस पे क्या है, मेरा अधिकार है, इस पे मेरा जोर चलता है। इस तरीके का कथन है। और वर्ण व्यवस्था कहाँ से आई है, ये मनु वाली जो वर्ण व्यवस्था है उसमें क्या है, आप इस तरीके से समझिए कि वर्ण व्यवस्था को क्या करते हैं, सबसे पहले तो बी.आर. अम्बेडकर साहब क्या करते हैं, इसको क्रॉस करते हैं। ये क्या हो गई है, जन्म आधारित हो गई है। कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो 4 वर्ण है ना, जो आर्य मॉडल, जो मैं आपको रामाबाई में बताया, एम.एन. रॉय में बताया, यानी कि हर कोई आज तक जितने टॉपिक चले लगभग 80% टॉपिक में क्या होता है, वर्ण व्यवस्था वाला समस्या आती है। तो आप सबके विचार क्या लगभग समान है। वर्ण व्यवस्था को क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। जो आर्य मॉडल है ना, इसमें ब्राह्मण क्या है, अपने आप को सर्वोच्च बना लेते हैं। यानी कि वो धीरे धीरे ऐसी व्यवस्था समझ लेते हैं कि ब्राह्मण जाति में पैदा हो गया तो वो पता नहीं, यानी कि सर्वोच्च पैदा हो गया, और वो क्या करता है, छुआछूत अस्पृश्यता में क्या करता है, ध्यान देने लगता है, छुआछूत और अस्पृश्यता वाला हो जाता है। इस तरीके से समझ सकते हो। नेक्स्ट, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पे जैसे अस्पृश्यता, भीमराव अंबेडकर अस्पृश्यता के हमेशा क्या था, खंडन करते थे। और भारत का अगर संविधान उठाएंगे तो आर्टिकल 17 यानी कि एक मूल अधिकार के अंदर भी अस्पृश्यता को डाला है। तो आप समझ सकते हो कि भीमराव अंबेडकर किस प्रकार से अस्पृश्यता को क्या करते हैं, खंडन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था, जाति व्यवस्था हिंदू धर्म को रोकने वाली, हिंदू धर्म के प्रसार को रोकने वाला बताया है। भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था को इस प्रकार से समझाया है कि जाति व्यवस्था की वजह से ही हिंदू धर्म आगे नहीं बढ़ पाया है। आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। जाति व्यवस्था, तो जाति व्यवस्था को भीमराव अंबेडकर साहब, अगर आर्टिकल 15 देख लो, जाति धर्म के यानी जाति धर्म स्थान लिंग के आधार पे भेदभाव नहीं होगा। 16 में भी देख लो,
आरक्षण वाला जो मुद्दा है उस पर भी, यानी कि भीमराव अंबेडकर साहब जाति व्यवस्था को ख़त्म करना चाहते थे और उसी में हिंदू धर्म का हित है, इस प्रकार के विचार थे। लेकिन आप ये समझें कि उस टाइम पे जो जाति व्यवस्था जितना स्थायित्व हो चुका था इसमें, ये हमारे लिए क्या है, काफ़ी घातक हो चुकी थी। और जाति व्यवस्था के कारण ही क्या था, अस्पृश्यता, छुआछूत वाले जो क्या थे, जो समाज के अंदर जो बुराई थी वो थी। इस प्रकार से इनको समझो। नेक्स्ट, मनु। अभी आप देखेंगे कि मनु के ऊपर किस तरह की, मनु आप समझ गए होंगे कि भारत के प्राचीन धर्मशास्त्र मनुस्मृति के क्या, भारत के प्राचीन धर्मशास्त्र मनुस्मृति के जो रचयिता है मनु, ईस्वी सन के आसपास का टाइम है, 00 ईस्वी मान ला आप, ±200 माना जाता है, लेकिन 00 आप लेके चले। तो इससे ये है कि मनुस्मृति का जो समय काल था उस समय पे हो सकता है मनुस्मृति की प्रासंगिकता होगी, लेकिन आज मैं इतना बोल सकता हूं कि 3 पॉइंटों के ऊपर हर कोई भारतीय जो विवेकशील है, जो रैशनल है, जो विवेकशील है या रैशनल है, वो हमेशा क्या करेगा, उसको क्रिटिसाइज करेगा। एक तो महिलाओं के मैटर पे, एक शूद्र के मैटर पे, और तीसरा वर्ण के मैटर पे। यानी वर्ण व्यवस्था को वो ब्राह्मण की जो सर्वोच्चता वाला जो पॉइंट है, या क्षत्रियों की जो, या शूद्रों की जो कंडीशन है, उस वाला पॉइंट पे हमेशा रिजेक्ट, शूद्र के पॉइंट पे, शूद्र को तो ऐसा माना गया है मनुस्मृति के अंदर, जैसा कि मैंने रमाबाई सरस्वती के लेक्चर में भी देखा था, शूद्र क्या है, सिर्फ इन तीनों वर्गों की सेवा करने के लिए, उसको भगवान की पूजा नहीं कर सकता, अगर करेगा तो नरक में जाएगा। इस टाइप के विचार आप समझ सकते हो। तो हम क्या करेंगे इसको, फिर तो हम इस टाइप की व्यवस्था को तो क्या करेंगे, हमेशा रिजेक्ट ही करेंगे। महिलाओं को क्या है, दोयम दर्जे का माना गया है। महिलाओं को कोई भी अधिकार नहीं है, ना वो देवता की पूजा कर सकते हैं। उनकी देवता भी देखो, इनके देवता भी भूत और पिशाच माने थे। कितने पिशाच, भूत पिशाच, यानी कि बुरे, यानी कि वो ना तो स्वर्ग में जाने के हकदार हैं और ना ही देवता की पूजा कर सकते हैं। उनकी देवता भी अलग है, इतना आप समझ सकते हो। तो कोई भी विवेकशील और जो पढ़ा लिखा, जो समानता, स्वतंत्रता, आधुनिक मूल्यों को मानने वाला व्यक्ति कभी भी मनुस्मृति को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। इन 3 पॉइंटों पे तो विशेषकर आप ऐसे समझ सकते हो। और अभी हम लेते हैं भीमराव अंबेडकर, इसको कई बार क्या करते हैं, जलाते हैं, यानी इसका क्या करते हैं, घोर विरोध करते हैं। इस प्रकार से आप क्या है समझ सकते हो। अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं। मनुस्मृति समझ गए होंगे आप। मनुस्मृति पे जो आज जो समाजवादी, सामाजिक चिंतक हैं, वो हमेशा क्या करते हैं, हमला करते हैं। पॉइंट आपने देख लिए होंगे। हाँ, मनुस्मृति के अंदर जो महिलाओं का जो पॉइंट है उसमें थोड़ा दुराभास है। एक जगह पे मनुस्मृति में महिलाओं को पूजनीय भी माना गया है, वो मैंने सर्च करके इसको पॉइंट को निकाला था। नेक्स्ट, देवता, रमणीय, ऐसे कुछ वर्ड है उसमें। उसके बाद में वर्ण से जातियां, जो वर्ण व्यवस्था है उसी से क्या हुआ है, जाति व्यवस्था का क्या हुआ है, विकास हुआ है। इस प्रकार की क्या है विचार देते हैं। भूवर शूद्राज, जो मैं आपको बता चुका हूं, भूवर शूद्राज वाले पॉइंट में क्या है, भूवर शूद्राज, इसमें क्या बोलते हैं, शूद्र को क्या माना गया है, क्षत्रिय माना है। ये शायद रिपीट हो रहा है, इसलिए मैं आपको इसको थोड़ा सा तेज लेके चलता हूं यहां से। यानी कि शूद्र को क्या माना है, क्षत्रिय माना है। और क्षत्रिय से अछूत क्यों बन गया, ब्राह्मणों की टैक्टिस से बना है। यानी कि ब्राह्मणों की जो चाल थी, यानी कि ब्राह्मण वो क्षत्रिय जिन्होंने ब्राह्मणों के ऑर्डर नहीं माने, आदेश नहीं माने, शराब पीते थे, मांस खाते थे, तो उनको क्या कर दिया उन्होंने, अछूत समझ लिया। और वहीं से क्या हुआ है, अछूत या अस्पृश्यता क्या हुआ है, जन्म हुआ है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। और वर्ण से ही जाति व्यवस्था का जन्म हुआ है। जब वर्ण व्यवस्था क्या होगी, जब बुराइयां आ गई तो उससे क्या हो गया, जाति व्यवस्था का स्थापना हो गई है। इस प्रकार के विचार डॉक्टर बाबा साहिब के हैं। नेक्स्ट, लाहौर, यानी लाहौर के अंदर एक क्या होता है, लाहौर के अंदर एक बड़ा जाति तोड़, जात पात तोड़, एक यानी कि बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, एक बड़ी संगोष्ठी होती है, यानी कि एक सम्मेलन होता है जिसमें 1936 में, ये डेट याद रखना, ये कौन सा टाइम है, जब वो लेबर पार्टी का निर्माण कर रहे थे। लेबर पार्टी का जब निर्माण कर रहे थे तो वो मार्क्स से प्रभावित थे। लेकिन भारत का जो मार्क्सवाद है उससे वो थोड़ा सा अलग चले गए। क्यों, क्योंकि भारत के मार्क्सवाद पे पकड़ किसने कर रखी है, ब्राह्मण या उच्च वर्ग ने
ब्राह्मण या उच्च वर्ग ने कर रखी है, इसलिए क्या करते हैं वो थोड़ा सा इनसे अलग हो जाते हैं। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, इसको समझ सकते हो। और लाहौर के अंदर ये बस फैक्ट याद रखना कि लाहौर के अंदर उन्होंने क्या किया है, एक बड़ा संगठन जिसमें जात पात के ऊपर बड़ा हमला किया, जात पात यानी कि ये मानो जात पात तोड़ संगठन, इस टाइप का एक संगठन है जिसका बड़ा सम्मेलन लाहौर में होता है 1936 में। इतना आपको क्या करना है, याद रखना है। नेक्स्ट, जिससे आपका काम बन जाएगा, पेशवा और मराठा। अभी आप थोड़ा सा काने खोल लो, पेशवा और मराठा यानी कि अपने दिमाग को क्या करो, अलर्ट करो। पेशवा और मराठाओं के समय पे भीमराव अंबेडकर साहब ने जो लिखा है वो ही विचार मैं आपको बताऊंगा कि यानी कि जो हैरिजन है, जो दलित हैं, जो अछूत हैं, जो एक्सप्रेस हैं, वो हाथ में काला धागा बांधेंगे जिससे किसी हिंदू के ऊपर क्या पड़ जाए, उनकी अगर हिंदू को नज़र पड़ जाए तो वो क्या हो जाए, उससे दूर हो जाए, या शूद्र क्या करेगा, उस रास्ते का इस्तेमाल नहीं करेगा जिससे हिंदू गुजरते हैं। इस प्रकार का भेदभाव आप समझ रहे हो। दूसरा, गले में क्या बांधेगा, काली रस्सी बांधेगा जिससे उससे दूर से पता चल जाए कि वो क्या है, अछूत है, और हिंदू जो ब्राह्मण वर्ग जो उच्च हिंदू है वो उनके ऊपर वो ना पड़ जाए, जिससे वो दूषित ना हो जाए और उनके अंदर क्या हो जाए, यानी कि एक तरह से बुराई ना हो जाए। इस प्रकार से आप वो क्या मान सकते हो। उसके बाद सोचो, दूसरा कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, गले में थूक नहीं सकता रास्ते के ऊपर, गले में हांडी डाल के घूमेगा, इस टाइप का भेदभाव, यानी कि गले में हांडी वाला पॉइंट भी आपके क्या है, जहन में देखो ऐसे पॉइंट, इतना भेदभाव, इतना अस्पृश्यता, अछूत की भावना अगर हिंदू धर्म में होगी तो हिंदू धर्म क्या आगे बढ़ सकता है। ये आज के टाइम पे भी अगर हम सोचें तो आज तो बहुत कुछ सुधर चुका है। जब से भारत का संविधान लागू हुआ है 1950 से और आज 2020 तक बहुत बदलाव आया है। हमने एक बदलाव देखा है, हमने वो रूढ़ियाँ, वो अंधविश्वास, वो बुराइयाँ नहीं देखी हैं, इन महान आत्माओं ने देखी हैं, इन्होंने वर्णन करने का साहस किया है। ये भी क्या है, बहुत बड़ी बात है। थोड़ा सा और इसी चर्चा को बताता हूँ, यानी कि आप ये मानो कि शूद्र जो है, शूद्र से व्यक्ति क्या, उसकी छाया पड़ने से, उसका रास्ते पे जाने से, उसके थूकने से, यानी कि रास्ते में थूकने से अगर आप अछूत हो जाते हो तो उनके ऊपर आप शासन कैसे कर सकते हो आप, यानी कि चलो मान लिया तो फिर उस पर शासन भी तो नहीं करना चाहिए। यानी कि हिंदू जो शासक हैं उनको इनके ऊपर शासक भी तो नहीं करना चाहिए। जेएस मिल का जो कथन है, एक देश दूसरे देश के ऊपर शासन करने के लायक नहीं है, तो एक वर्ग दूसरे वर्ग पे भी शासन करने के लायक नहीं है। ये पॉइंट याद रखो। यानी जेएस मिल को जितने भी कांग्रेस वाले, भीमराव अंबेडकर का एक कथन है, यानी कि जेएस मिल को जितने कांग्रेस वाले जिसकी स्वतंत्रता को मानते हैं, यानी कि जेएस मिल का एक कथन है कि एक देश दूसरे देश के ऊपर शासन नहीं कर सकता है, करने के लायक नहीं है, तो एक वर्ग दूसरे वर्ग पे शासन करने के लायक कैसे होगा। और जहाँ पे इतना भेदभाव, यानी कि जिसकी छाया पड़ना क्या है, अछूत हो जाता है, तो उस पर शासन करने का औचित्य आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट, यानी कि आप इतना माने कि जितना मैं आपको व्याख्या कर रहा हूँ वो भी क्या है, किताबों के हिसाब से भी कम है। इस प्रकार से आप मान सकते हैं। नेक्स्ट, क्या आप, यानी कि वही भीमराव अंबेडकर साहब पूछते हैं कि अगर आप क्या, फिर आप राजा बनने के, क्या आप राज करने के या हमारे राजा बनने के लायक हैं जी, जब हम आपको ऊपर हम छाया भी नहीं पड़ सकती है, आपके रास्ते पे हम थूक नहीं सकते, चल नहीं सकते, आपके इलाके में हम रह नहीं सकते, तो आप हमारे ऊपर राज करने लायक हैं। ये मील वाला जो पॉइंट है वो ही वापस क्या कर रहा हूँ मैं, रिपीट कर रहा हूँ कि आपके जहन में रहे, किसी भी एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो। नेक्स्ट, जेएस मिल वाला हो गया भारतीय संविधान। भारतीय संविधान यानी कि भारत का जो संविधान है उसमें तो भीमराव अंबेडकर की छाप पूरा ही है। आप ये मान सकते हो भारत के संविधान में 80% तक भारत का संविधान में भीमराव अंबेडकर के जो विचार है, उनके अछूत से संबंधित आर्टिकल 15, 16, 17 आप देख सकते हो। उसके बाद में जैसे उपाधियों वाला 18,
उसके बाद धर्म से संबंधित धर्मनिरपेक्षता वाला, संवैधानिक उपचारों का, संस्कृति का यानी कि डीपीएसपी, ये सारे के सारे जितने भी जो भारत के संविधान की जो कलेजा मानो आप, ये जो कलेजा है वो किस पे बेस है, किसके विचारों पे बेस है? भीमराव अंबेडकर साहब के विचारों पे। प्रस्तावना ही आप देख सकते हो, उनके सामाजिक विचारों से प्रस्तावना मेल खा रही थी। जब हमने राज्य से संबंधित राज्य के कार्य देखे थे तब मेल खा रही थी। यानी कि आप समझ सकते हो कि भीमराव अंबेडकर आज भी कितने प्रासंगिक या मौलिक हैं। नेक्स्ट, बदलाव हुआ है लेकिन और बदलाव की क्या है, आवश्यकता है। आर्टिकल 32, आर्टिकल 44, यानी आर्टिकल 32 में इस आज के ही टॉपिक में चर्चा कर चुका हूँ, ज़्यादा नहीं बताऊंगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अगर ये नहीं है तो भारत के संविधान की आत्मा नहीं है, ये मानो। उसके बाद आर्टिकल 44, ये देखो कितना गजब के विचार है। यानी आज जब भाजपा या जैसे बीजेपी जो सरकार है वो किस पे मुद्दे पे बात कर रही है? आर्टिकल 44, समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता पे जो बात चल रही है, आज जो लागू करने की कोशिश की जा रही है, आर्टिकल 44 के इसी मुद्दे के ऊपर भीमराव अंबेडकर साहब ने 1950 के दौर में ही क्या कर दिया था, रिजाइन कर दिया था अपने किसके पद पे, यानी कि विधि मंत्री के या लॉ मिनिस्टर के जो पद था उसी से रिजाइन कर दिया था। किस पे? एक देश एक संविधान एक कानून, इसी मुद्दे के ऊपर भीमराव अंबेडकर साहब ने क्या कर दिया था, इसको आर्टिकल 44 का उसी टाइम पे क्या किया उन्होंने, सपोर्ट किया है। इस तरीके से आप समझ सकते हो। नेक्स्ट, अभी हम कार्ल मार्क्स से संबंधित देखेंगे कुछ। कार्ल मार्क्स देखो, बाहर से जितने भी राजनीतिक चिंतक, समाजशास्त्री, सामाजिक चिंतक, लोक नायक, जन नायक जो भी बाहर गए शिक्षा पाने के लिए, भारत में जिन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की, उस समय वो काल ही ऐसा था 1900 का। जितने महान चेतनाएं भारत में, जितने महान विचारक पैदा हुए हैं, सब के ऊपर मार्क्स का प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम क्या हैं, हैव नोट वाले हैं। हमारे पास कुछ नहीं है और अंग्रेजों के पास सब कुछ है, हैव वाले हैं। और हैव नोट का जो संघर्ष कार्ल मार्क्स ने जो समझाया है, शोषित और शोषक का जो रिलेशन जो समझाया है, उससे हर व्यक्ति प्रभावित होगा, चाहे वो अतिरिक्त मूल्य, यानी कि उस समय पे कार्ल मार्क्स प्रासंगिक थे और आज भी कार्ल मार्क्स प्रासंगिक हैं। आगे के टॉपिकों में आपको क्या करेंगे, इन चीज़ों के ऊपर समझाएंगे। तो यानी कि कार्ल मार्क्स पे इनका प्रभाव था और ये कार्ल मार्क्स की जो हिंसात्मक क्रांति है, यानी कि हिंसा के बल पे अंग्रेजों के भगाने की जो क्रांति है, उस पर भी क्या है, सहमत है। एक तरह से समझ सकते हो कि कार्ल मार्क्स का क्रांति का जो सिद्धांत है उसको क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ऐसे मान लो कि सपोर्ट करते हैं। अगर आपसे डायरेक्ट किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है भीमराव अंबेडकर क्रांति पे सपोर्ट, डन, ये आपको क्या करना है। नेक्स्ट, अभी टॉपिक एंड की तरफ जा रहा है धीरे धीरे। दो चीज, ये महद और काला मंदिर जो सत्याग्रह, महद तालाब सत्याग्रह, ये क्या है? एक तालाब था 1929 के अंदर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व के अंदर। इस तालाब पे दलितों के लिए, अछूतों के लिए, अस्पृश्यों के लिए क्या कर दिया था, इसको खोल दिया था। इस टाइप से समझ सकते हो आप। नेक्स्ट, काला मंदिर, यानी कि दलितों को इस मंदिर की छाया के नज़दीक भी नहीं जा सकते थे, तो इस मंदिर में प्रवेश के लिए क्या कर दिया था, भीमराव अंबेडकर ने एक बड़ा आंदोलन किया था और उसमें सफलता भी पाई थी। इसलिए क्या है, ये काला मंदिर आंदोलन प्रसिद्ध है 1930 का। ये भी क्या होना चाहिए, आपको ध्यान रहना चाहिए। आज जितनी हमने बात की है, अभी हम कुछ भीमराव अंबेडकर से संबंधित कुछ बुकों को देखेंगे। एक तो हमने देख लिया वूवर सुद्राज, उसके बाद में एक किताब है इनकी, जैसे कि थोड़ा, उसके बाद जैसे कि हम सोचें, एक इनकी गांधी जी के ऊपर है, यानी कि गांधी जी को क्या करते हैं हमेशा, देखो गांधी जी, एक बार ये विचार और देख लो आप, एक विचार छूट गया, गांधी जी पे विचार। गांधी जी के साथ हमेशा इनका क्या रहता है,
हमेशा ही क्या रहता है, थोड़ा सा अलगाव रहता है, यानी विचारों में मतभेद रहता है। और गांधी जी का जो पूना पैक्ट वाला मामला समझ लो आप, पूना पैक्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है। पूना पैक्ट 1934 में क्या था, ये समझौता है गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में समझौता। और इसी मुद्दे पे क्या है, दलितों को जो आरक्षण मिला हुआ है ना, भारत के संविधान में दलितों को जो आरक्षण मिला हुआ वो किसी मुद्दे पे मिला हुआ है, पूना पैक्ट से ही शुरू हुआ है। गांधी जी की भी जीत है, भीमराव अंबेडकर की भी जीत है। कैसे? भीमराव अंबेडकर ने सांप्रदायिक निर्वाचन मांगा था दलितों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन मांगा। ऐसे समझो आप कि दलितों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन मांगा था, और गांधी जी ने प्रयास से क्या किया, यानी कि हिंदुओं के अंदर ही क्या कर लिया, दलितों को रख लिया और दलितों को क्या कर दिया, आरक्षण व्यवस्था कर दी। जिसमें आरक्षण व्यवस्था और निर्वाचन व्यवस्था में कुछ समझ में आ रहा है अंतर? सांप्रदायिक निर्वाचन में क्या होता था, एक संप्रदाय विशेष ही क्या कर सकता था, एक कैंडिडेट को वोट डाल सकता था। आरक्षण व्यवस्था में क्या होता है, दलितों का प्रतिनिधित्व तो सुरक्षित हो जाता, वोट क्या है सभी के सभी डाल सकते हैं। इस प्रकार से क्या कर सकते हो आप, इसको समझ सकते हो। नेक्स्ट, तो अभी लेक्चर काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए मैं इस लेक्चर का जो कमेंट बॉक्स होगा उसके अंदर आप भीमराव अंबेडकर की जितनी भी बुकें हैं उनके बारे में क्या है देख सकते हैं। थोड़ा सा निष्कर्ष, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, इनके जो विचार हैं, इनके जीवन के अनुभव, महात्मा बुद्ध, कबीर जी और ज्योतिबा फुले, और इनकी जो वेस्टर्न जो शिक्षा थी, जो कि यूएसए में थी, इंग्लैंड में थी, बर्लिन के अंदर थी, बर्लिन जो जर्मनी में है, वहाँ पे जो शिक्षा पाई है उसका प्रभाव इनके ऊपर स्पष्ट दिखाई देता है। और इन्होंने अपने आजीवन, यानी अछूत, एक्सप्रेस, दलित, श्रमिक के संघर्ष के लिए क्या किया, उन्होंने अपना जीवन बलिदान किया है, इस तरीके से समझ सकते हो। और जो अछूतों का, जो भारत के संविधान का निर्माता होने के नाते भारत के संविधान में जो प्रावधान भीमराव अंबेडकर साहब ने रखे हैं उनका पॉजिटिव पॉइंट है। और स्थिति का क्या हुआ है, यानी कि दलितों की स्थिति में विकास हुआ है और उनका क्या हुआ है, विकसित रूप हमारे सामने धीरे धीरे आ रहा है। लेकिन क्या होता है, हर विचार में क्या होता है, कुछ समय बाद क्या हो जाती है, परेशानियां आ जाती हैं। जैसे कि आरक्षण सिस्टम, दलितों के अंदर भी एक उच्च और एक निम्न बन रहा है। यानी कि भीमराव अंबेडकर साहब ने जो सोचा था वो सही सोचा, लेकिन अभी जो दलितों के अंदर जो कर्मी लेयर और नॉन कर्मी लेयर वाला इस टाइप के अगर फैक्ट डाल दिए जाएं, जिससे क्या होता है, अभी भी जो नीचे रह गए, जो एक तरह से जो समाज की जो मुख्य धारा से अछूत हैं, उनको मुख्य धारा में लाना, ये क्या होना चाहिए, आज के जो समाज सुधारक है उनका क्या होना चाहिए, प्रयास होना चाहिए। तो आज भीमराव अंबेडकर का टॉपिक लगभग समाप्त कर दिया है। किसी भी विचारक का हम पूर्णतः उसके विचारों को नहीं समझा सकते हैं, एक जगह पे कंक्लूड नहीं कर सकते, लेकिन हमारा जो प्रयास है वो यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको उतने विचार बता दिए जाएं जिससे आपकी एक समग्र सोच बने और आप एग्जाम में क्या हो, एक कंफर्ट फील करें। ओके, जय हिंद दोस्तों, कर दे बंद।